हमें लग रहा है कि आपको वॉइस और पीडीएफ दोनों क्लियर होगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन आंसर सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, पहला प्रश्न बहुत सिंपल सा है, बेसिक सा प्रश्न है। ये कह रहा है कि कॉमनली यूज्ड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन लेबोरेटरी इज, यानी कि कॉमनली यूज यानी कि आपकी जो कॉमनली रूप से यूज किया जाने वाला आरबीसी का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो आपका क्या है। ठीक है, यानी कि अगर आपको आरबीसी की काउंटिंग करनी है तो इस काउंटिंग के लिए आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड की आवश्यकता होगी, उसे हम आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो आरबीसी का नॉर्मली डाइल्यूटिंग फ्लूइड है या फिर कॉमनली रूप से जो हम जानते हैं, ठीक है, सामान्य रूप से जिसको हम जानते हैं वो आपका क्या है। हेम्स फ्लूइड होगा या फिर आपका गोवर सोल्यूशन होगा, पॉइजन फ्लूइड होगा या फिर आपका ऑल ऑप्शन होगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, आरबीसी काउंटिंग की। ठीक, क्या करेंगे भाई, आरबीसी काउंटिंग की। तो आरबीसी की अगर आप काउंटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक पीपेट की जरूरत पड़ती है, आप सभी को पता होगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक, पीपेट जिसकी मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इसकी जो मार्किंग होती है कितनी होती है, 0.5 से लेकर 1, उसके बाद में 101, यानी कि 0.5, 1 और 101 तक इसकी मार्किंग होती है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट की, तो जो पीपेट होता है, ठीक है, जो पीपेट होता है वो आपका क्या होता है, रेड बीडेड होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो बीड होती है वो क्या होती है, रेड होती है। सभी लोगों ने देखा होगा पीपेट, ठीक है, पीपेट जो होती है उसमें रेड पॉइंट यहाँ पे बना होता है। इसी प्रकार से जो आपका क्या होता है, जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है उसमें व्हाइट बीड बना होता है। ठीक है, व्हाइट बीड बना होता है, तो ये आप सभी को पता होगा। ठीक, तो इस तरह से सबसे पहले हमने क्या देखा, आरबीसी काउंटिंग में जो सबसे जरूरी पॉइंट आता है आपके किसकी, ठीक है, पीपेट की। तो पीपेट की जो मार्किंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0.5, 1 और 101 होती है। पीपेट की जो मतलब कि हम पहचान देखें तो रेड बीडेड की होती है, यानी कि जो बीड होती है वो रेड होता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं कि जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, यानी कि हमको पीपेट मिल गया, अब हमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए। तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। हेम्स फ्लूइड भी आप यूज कर सकते हो, गोवर सोल्यूशन भी यूज कर सकते हो, और साथ में आप क्या यूज कर सकते हो, ट्राइसन फ्लूइड भी यूज कर सकते हो। देखो बहुत बच्चे ने क्या किया है, आंसर में ऑप्शन नंबर ए लगा दिया, ठीक, गलत कर दिया। हेम्स फ्लूइड, गोवर सोल्यूशन, ट्राइसन फ्लूइड, तीनों आपका राइट आंसर बनेगा। किसी ने डी डी लगाया है तो एक बच्चे ने लगाया है दीपा ने, ठीक है, दीपा ने केवल डी लगाया है, उनका ही आपका राइट आंसर गया है और किसी का राइट आंसर नहीं गया। देखो हेम्स फ्लूइड आपका है, ठीक है, नॉर्मली आपका हेम्स फ्लूइड है, लेकिन जब ऑल ऑप्शन आ रहा है भाई लोग, तो आप क्या करोगे, आप केवल हेम्स फ्लूइड को प्रेफर नहीं करोगे। ध्यान रखना, ये बात क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बताओ, उसके बाद में और बातें यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ठीक है गोविंद, देखो इतने दिन से पढ़ रहे हो, लेकिन देखो कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ, कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि आपको हेम्स फ्लूइड पहले से पता था और के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लेना कि आरबीसी की डाइल्यूटिंग फ्लूइड, हेम्स फ्लूइड तो आपका है ही है, साथ में गोबर सोल्यूशन के साथ भी, और उसके बाद में आप पॉइजन फ्लूइड के साथ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आल दिया हुआ था, इसीलिए हमने इसको आल प्रेफर किया है। ठीक है, उमा शंकर कह रहे हैं कि कॉमनली तो यही है, हाँ भाई कॉमनली तो यही है, बट यहाँ पे ऑल ऑप्शन की वजह से यहाँ पे आंसर क्या हुआ, बदल गया। अगर यही ऑप्शन डी ना होता, इन्हीं तीन में आपको चूज करना पड़ता, तो आप हेम्स फ्लूइड को प्रिफर कर देते। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है कि अदर फ्लूइड की अगर बात करें, यानी कि इनमें से भी अलग अलग हम देखें कि इस आरबीसी डाइल्यूटिंग में अगर इसमें से अलग देखें कि कौन सा है, तो एक और होता है, किसी को नाम अगर पता हो तो आप बता सकते हो, उसका नाम हो जाता है डेसी सोल्यूशन या फिर डेसी फ्लूइड। ठीक है, क्या हो जाता है, डेसी फ्लूइड हो जाता है, अदर आपका क्या हो जाता है, डेसीज फ्लूइड हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक, और एक आपका और हो जाता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल दीपा, ठीक है, इसका डेसीज फ्लूइड, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, फॉर्मल सैलाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फॉर्मल सैलाइन के नाम से जानते, सॉरी फॉर्मल साइटेड के नाम से जानते हैं, सैलाइन नहीं बच्चे, ठीक है, फॉर्मल साइटेड के नाम से जानते हैं। ठीक, तो डेसी फ्लूइड इसी को हम किसके नाम से, फॉर्मल साइटेड के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से आपका कितने फ्लूइड हो गए आरबीसी के लिए, हेम्स और डेसी, पर्टिकुलरली दो मेन है, हेम्स और डेसी, साथ में गोवर सोल्यूशन, पॉइजन फ्लूइड भी यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ओके बात। अब यहाँ पे बात आती है क्या, यहाँ पे बात आती है कि हेम्स फ्लूइड ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं, हम देसी फ्लूइड यूज करते हैं। तो हेम्स फ्लूइड क्यों नहीं यूज करते हैं, इसको अभी आपको पता होना चाहिए कि आगे में इसका
डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक। इसका जो डिसएडवांटेज है बच्चे, ये एग्लूटिनेट कर जाता है, आपकी कौन कौन एग्लूटिनेट कर जाता है, आपकी जो आरबीसी है वो एग्लूटिनेट कर जाती है, कब कर जाती है, ठीक है, ठीक है, डिसप्रोटीनीमिया के केस में आपका ये, ठीक है, एग्लूटिनेट हो जाता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज है डिसप्रोटीनीमिया, ठीक है। और ध्यान रखना, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम ज्यादातर हेम्स फ्लूइड को प्रिफर ना करके देसी फ्लूइड को यानी कि थर्मल साइट्रेट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बात आपको यहाँ पे पता हो गया होगा, बिल्कुल धर्मेश भाई, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट कुछ आपके आरबीसी डायलूटिंग फ्लूइड के बारे में। अब हमें पता है कि आरबीसी का जो नॉर्मल रेंज है, यानी कि काउंटिंग में जो नॉर्मल रेंज बनती है, इसको आप लर्न कर लेना, ठीक है। अपनी जो कॉपी लिए हो, एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि आप लोग एक कॉपी ले लेना, कॉपी 10 रुपए की होनी चाहिए, 10 से 20 रुपए की, 10 की अब तो आती नहीं है, तो 20 रुपए की कॉपी ले लेना। उस कॉपी में केवल प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, जो जो बातें हम आपको बताएंगे उसको आपको नोट करते जाना है, और साथ में आपको आंसर भी लिख लेना है कि पहले का आंसर ये सही था, और उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन हुआ उसके दौरान हमने ये पॉइंट अदर सीखा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरूर ले लेना कॉपी, ठीक है। तो कॉपी में अपने एक पॉइंट 2-3 लाइन छोड़ देना इसके नॉर्मल रेंज के लिए, आरबीसी काउंटिंग का जो नॉर्मल रेंज है उसके लिए यहाँ पे आप लाइन छोड़ देना। एक बात और ध्यान दो, पॉइजन फ्लूइड है, इसको हम एक तरह से कह सकते हो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों के काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न और बनता है कि कौन सा ऐसा डायल्यूटिंग फ्लूइड है जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों के लिए यूज करते हैं। तो पॉइजन फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों की काउंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। चलो, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी का पर्टिकुलरली फ्लूइड कौन सा हो जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए जो फ्लूइड होगा वो कौन सा होगा भाई, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए जो फ्लूइड होगा वो आपका कौन सा फ्लूइड होगा, तो आपका ट्रक फ्लूइड होगा, ठीक है, ट्रक्स फ्लूइड होगा, ठीक। कॉपी में लिख लेना, यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ। ट्रक्स फ्लूइड में क्या क्या होता है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड होता है और 1% जेंसन वालेट होता है, ठीक। तो क्या होता है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड होता है और दूसरा आपका 1% जेंसन वालेट होता है, ठीक है। ग्लेशियल एस्टिक एसिड क्या करता है, आपके आरबीसी को लाइज कर देता है, आपके आरबीसी को मार देता है, और आपका जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई को स्टेन करने का काम कौन करता है, 1% जेंसन वालेट करता है, ठीक है। कौन करता है, 1% जेंसन वालेट करता है। कॉपी में नोट कर लेना, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, ठीक भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात आती है इधर, एक पॉइंट और आता है, मान लीजिए कि प्लेटलेट की आ गया, कि प्लेटलेट काउंटिंग के लिए कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं, प्लेटलेट काउंटिंग के लिए फ्लूइड कौन सा यूज करते हैं, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। हाँ, ग्लेशियल एस्टिक एसिड गोविंद भाई आरबीसी को लाइज कर देता है। जब आपकी आरबीसी लाइज हो जाती है तो हमारे पास बचता है केवल डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई को 1% जेंसन वालेट क्या कर देता है, स्टेन कर देता है, ठीक है। देखो आदित्य टेलर ने बताया अमोनियम ऑक्जिलेट, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि अब अमोनियम जो ऑक्जिलेट है इसका नाम क्या हो जाता है, मतलब किस नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है, ठीक है, ब्रेकर, ठीक है, क्रो क्रोनकाइट बोलते हैं, ब्रेकर क्रोनकाइट, ठीक है। ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर क्रोनकाइट, ये जो आपका ब्रेकर क्रोनकाइट है ये आपका 1% अमोनियम ऑक्जिलेट होता है, जो कि आपको आदित्य ने बताया। तो आदित्य ने बताया कि हम 1% अमोनियम ऑक्जिलेट लेते हैं प्लेटलेट के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकर क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिकाइट कहते हैं या फिर क्रोनिकाइट कहते हैं। तो ध्यान रखना, और देसी फ्लूइड भी यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक, देसी फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रीज ईकर फ्लूइड भी होता है, एक और लिख लेना भाई, कुछ छूटे ना, ठीक है, रीज इकर फ्रूट भी लिख लेना, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ गोविंद भाई, ठीक है, प्लेटलेट काउंटिंग के लिए 1% अमोनियम ऑक्जिलेट लेते हैं, जिसको आप ब्रेकर क्रोनकाइट नाम से भी जान सकते हो। तो एग्जाम में 1% अमोनियम ऑक्जिलेट ना आके ब्रेकर क्रोनकाइट आ गया, या फिर आपका रिसेस इकर फ्लूड आ गया, तो रिसेस इकर फ्लूड जो है आपका ये अलग है, और आपका जो ब्रेकर क्रोनकाइट है ये आपका 1% अमोनियम ऑक्जिलेट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, एक बार कमेंट करके बताओ आगे बढ़े या फिर अभी रुके। कॉमनली फ्लूइड, ध्यान देना, देखो अगर इस तरह से प्रश्न आएगा कि कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो कि कॉमनली यूज होता है ब्लड के काउंटिंग के लिए, तो पॉइजन फ्लूइड हो जाएगा। या इस तरह से आ गया कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी दोनों के लिए हम कौन सी फ्लूइड को यूज करेंगे, तो पॉइजन फ्लूइड हो जाएगा, ठीक भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर का है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आफ्टर बर्थ
ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन, यानी कि बर्थ के बाद ब्लड सेल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, या फिर कह सकते हो ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे आपका होता है, लीवर में, रेड बोन मैरो में, स्प्लीन में, या फिर आपका येलो बोन मैरो में। ये आपको बताना है कि आपका जो, ठीक है, ब्लड है, ब्लड में आपकी कौन सी, कह सकते हो आपकी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, सभी को इंक्लूड कर लो। तो जो ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल का बर्थ के बाद कहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने जवाब दिया, आदित्य ने, अनुज ने, सुभाष ने, ठीक है, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है, राइट आंसर है। जितने लोगों ने रेड बोन मैरो किया, राइट आंसर है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है थोड़ी सी। यहाँ पे जानना है आपको साइट की कौन कौन सी साइट होती है जहां पे आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो इसको कॉपी में जरूर लिख लेना, ठीक। फीटस लेस देन, फीटस लेस देन 2 मंथ, ठीक है। तो जो फीटस है लेस देन 2 मंथ, इनका जो ब्लड का फॉर्मेशन है कहाँ पे होता है, ठीक है, ये होता है आपके यॉर्क सैक में, ध्यान रखना, ठीक, बिल्कुल दीपा, ठीक है। तो फीटस जो है लेस देन 2 मंथ होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है आपके यॉर्क सैक में होता है। ये फीटस जो 2 मंथ से, ठीक है, नीचे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ठीक है, मीजोब्लास्टिक स्टेज कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है, मीजोब्लास्टिक स्टेज। और एक पॉइंट और बनता है, ठीक है, फ्रॉम 2 to 7 मंथ, ठीक है, फ्रॉम 2 to 7 या 8 मंथ, फ्रॉम 2 to 7 मंथ, ये कहाँ पे बनेगा, तो ये आपके बनेगा आपके, इसको हम हेपेटिक बोलते हैं। और ये हेपेटिक जो होता है, आपको पता चल गया होगा, हेपेटिक से लीवर में, ठीक है, कहाँ पे, लीवर में। और साथ में एक पॉइंट और ध्यान रखना, लीवर के साथ साथ में स्प्लीन भी याद रखना, ठीक है। लीवर के साथ में क्या याद रखोगे, लीवर के साथ में स्प्लीन भी याद रखोगे, ठीक, स्प्लीन भी याद रखोगे, लीवर के साथ क्या याद रखोगे, स्प्लीन भी याद रखोगे, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद में ऊपर वाले में यहाँ पे बोन मैरो में, तो इन्फेंट लिख सकते हो, इन्फेंट बोन मैरो, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इन्फेंट इसलिए बता दिया क्योंकि मतलब कि ये कह रहा है कि जब बर्थ होने के बाद 2 to 7 मंथ, अगर बच्चा है 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का है, बर्थ के बाद की बात कर रहा है, तो भी उसका बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए दो है, कौन सा, फीटस लेस देन 2 मंथ, यानी कि आपका जो बेबी है या फीटस के फॉर्म में है, 2 <2 मंथ का है, तो उसका ब्लड का निर्माण एओक्सैक में होगा। और फ्रॉम 2 to 7 मंथ जो कि आपके हेपेटिक स्टेज का है, ये आपके लीवर और स्प्लीन में होगा। और अगर वो इन्फेंट हो गया है और उससे एडल्ट रूप बनेगा, तो वहां तक आपका बोन मैरो में इसका ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। निशा कह रही कि सर रिपीट अगेन 2 सेकंड क्वेश्चंस। आफ्टर बर्थ ब्लड सेल प्रोड्यूस इन, यानी कि बर्थ के बाद ब्लड सेल जो है आपका कहाँ पे प्रोड्यूस होता है या फिर कहाँ पे बनता है, इस तरह से भी कह सकते हो। तो ऑप्शन थे आपके लीवर, रेड बोन मैरो, स्प्लीन और येलो बोन मैरो। तो जो आपका, ठीक है, आफ्टर बर्थ है, उसमें जो ब्लड सेल का निर्माण है आपके कहाँ पे, रेड बोन मैरो में आपका निर्माण होता है। हमने बताया कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फीटस लेस देन 2 मंथ होते हैं, इनमें ब्लड का निर्माण एओक्सैक में ही हो जाता है। और फ्रॉम 2 to 7 मंथ के जो बच्चे होते हैं पेट में ही रहते हैं, माँ के गर्भ में ही रहते हैं, तो वहां पे जो ब्लड का निर्माण होता है लीवर और स्प्लीन में हो जाता है। और इन्फेंट में क्या हो जाता है, बोन मैरो में हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या है, अगला आपका 3rd नंबर का प्रश्न है, ठीक। 3rd नंबर का प्रश्न है, व्हिच नीडल इज यूज फॉर द बोन मैरो एस्पायरेशन। देखो ध्यान रखना, अभी इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। व्हिच नीडल इज यूज फॉर द बोन मैरो एस्पायरेशन, बोन मैरो के एस्पायरेशन के लिए कौन से नीडल का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करो भाई कि बोन मैरो के एस्पायरेशन के लिए कौन सा नीडल यहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शन से आपके क्या है, सलाह नीडल है, जमशीदी नीडल है, बिम सिल्वरमैन नीडल है, ट्रू कट बायोप्सी नीडल है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बहुत सारे बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं सलाह निडिल, ठीक है, सलाह निडिल आपका राइट आंसर बनेगा। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि सलाह निडिल आपकी राइट आंसर है। तो जमशेद निडिल कहाँ पे यूज करते हैं ये भी बता दो कमेंट करके, ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके बता दो जमशेदी निडिल आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक। बोन मैरो के एस्पायरेशन के लिए हम सलाह निडिल का अगर उपयोग कर रहे हैं, तो जमशेदी निडिल का उपयोग कहाँ पे करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे देव प्रकाश भाई, ठीक है, अनुज भी बहुत अच्छे, ठीक है। ट्रिफिन बायोप्सी या फिर बायोप्सी कह सकते हो। देखो एस्पायरेशन में क्या है कि हम जब एस्पायरेट करते हैं बोन मैरो को, तो हम सलाह निडिल के द्वारा करते हैं। और जब हम बायोप्सी करते हैं, ठीक है, क्या, ठीक है, हम बायोप्सी कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम जमशेदी निडिल का उपयोग कर लेते हैं, ठीक।
क्या कर लेते हैं, जमशेद नीडल का उपयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जमशेद नीडल ना हो तो हम कौन सी नीडल और यूज कर सकते हैं। तो अगर जमशेद नीडल ना होगी तो कौन सी नीडल यूज करोगे, ठीक है, बता दो भाई। हाँ इस्लामी हो गया, बिल्कुल अनुज भाई, ठीक है, इस्लामी, ठीक है, इस्लामी या इस्लाम नीडल बोलते हैं, ठीक है, इस्लाम नीडल, ठीक। एक और है, बताओ जल्दी से, कोई बताओ भाई। एक कुछ मैन करके है, याद अगर आया तो बताओ। मैन या कुछ करके है, बताओ भाई। चलो ये बताओ पहले कि बीम फिलर नीडल का उपयोग कहाँ पे करते हैं। बीम सिल्वर नीडल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसको ज्यादातर आप लीवर बायोप्सी के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ वेस्टरमैन जेंसन, ठीक है, हाँ ठीक है, वेस्टरमैन नीडल भी उसको बोलते हैं, ठीक है, क्लेमा को यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, वेस्टरमैन नीडल, ठीक है। तो देखो जेमसेडी नीडल अगर नहीं है तो आपको पता चलेगा कि जेमसेडी नीडल आपकी बायोप्सी के लिए है, और बायोप्सी के लिए अगर जेमसेडी नीडल ना मिले तो हम इस्लाम नीडल और ठीक है वेस्टरमैन नीडल का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। और जो आपका बिमसिनोल नीडल होता है ये आपके लीवर बायोप्सी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लीवर बायोप्सी के लिए यूज करते हैं, ठीक। और ट्रू कट बायोप्सी नीडल जो आपके नॉर्मल टिश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है, गांठ वगैरह होती है, वहां पे कट करने के लिए आप ट्रू कट बायोप्सी नीडल का उपयोग कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि एस्पायरेशन जब आएगा, बोन मैरो एस्पायरेशन जब आएगा तो सलाह नीडल यूज करना, और जब क्या आएगा ट्रू कट, सॉरी ट्रू कट कह रहे हैं, जब आपका आएगा बोन मैरो बायोप्सी आएगा तो बायोप्सी के लिए आप जमशेडी नीडल का उपयोग करना। इसीलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पे क्या किया है, डाल दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर ट्रेफिन बायोप्सी आ गया, बोन मैरो का ट्रेफिन बायोप्सी, तो जमशेद नीडल का उपयोग करोगे, ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, ओके। चलो अगला प्रश्न 4 नंबर का, which method is used to demonstrate iron in the bone marrow aspiration, यानी कि बोन मैरो एस्पायरेशन में अगर आपको आयरन को डेमोस्ट्रेट करना है तो आप यहाँ पे कौन सी स्टेनिंग का उपयोग करोगे, ठीक है, मेथिल वायलेट स्टेन या फिर आपका वान कोसा परल स्टेन या फिर आपका रेटिकुलिन स्टेन, ये आपको बताना है। चलो सी सही, सी बी कुछ बता रहे, वान कोसा स्टेन, तो वान कोसा देव प्रकाश भाई गलत हो जाएगा, ठीक है, पर्ल स्टेन। जो पर्ल स्टेन है अगर इसकी हम डिस्कवरी की बात करेंगे, किसको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, कौन भाई, मैक्स पर्ल थे एक लोग, ठीक है, मैक्स पर्ल, उन्होंने इसको खोजा था, ठीक है, पर्ल्स बोलते हैं, PERLS, ठीक। तो मैक्स पर्ल्स ने इसको खोजा था। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यही आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। आयरन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए बोन मैरो के आयरन को या फिर हेमोसिड्रिन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए पर्ल स्टेन का उपयोग कर लेते हैं। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें पढ़ा क्या होता है, पर्ल स्टेन की डाई कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सी डाई होती है बताना, ठीक है। हाँ मैक्स पर्ल ने इसको खोजा था भाई 1968 में, बिल्कुल, बहुत अच्छे अनुज भाई। अब आपको बता देना है कि पर्ल स्टेन में डाई होती है वो आपकी डाई क्या होती है। पहली बात ध्यान रखना, पर्ल स्टेन का पूरा नाम ये भी हो जाता है पर्ल प्रूसियन, ठीक है, ब्लू, ठीक है, पर्ल प्रूसियन ब्लू, पर्ल्स प्रूसियन ब्लू, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत लोग प्रूसियन ब्लू भी कहते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना जो डाई होता है, पर्टिकुलरली जो डाई होता है पोटेशियम, ठीक है, फेरी साइनाइड यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, पोटेशियम फेरी साइनाइड यहाँ पे यूज होता है। तो दोनों तरफ से भी आ सकता है, कभी कभी प्रूसियन ब्लू भी बोल दिया जाता है, और यहाँ पे पोटेशियम फेरी साइनाइड डाई के रूप में यूज हो सकता है। तो एग्जाम में जैसा भी आएगा आप लोग यहाँ पे सही करिएगा, ठीक भाई। तो आप यहाँ पे आयरन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, हेमोसिड्रिन को भी डेमोस्ट्रेट करने के लिए आप यहाँ पे पर्ल स्टेन का उपयोग करते हो अपने बोन मैरो एस्पायरेशन के दौरान। रेटिकुलिन स्टेन का क्या उपयोग है भाई, रेटिकुलिन स्टेन का क्या उपयोग है, तो फॉर रेटिकुलिन फाइबर के लिए, ठीक है, रेटिकुलिन फाइबर के लिए, रेटिकुलिन फाइबर के लिए, ठीक, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल आदित्य भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर का है, और 5 नंबर का प्रश्न का जो जवाब है
खुद आप दे सकते हो। अब ड्यूरिंग मीजोब्लास्टिक स्टेज यानी कि 0 to 2 month ब्लड इज फॉर्मिंग, यानी कि मीजोब्लास्टिक स्टेज में, या फिर कह सकते हो कि जो आपका फीटस का फॉर्म है 0 से 2 मंथ के बीच का, इसमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में, पैनक्रियाज में, यॉर्क सैक में, या फिर आपका बोन मैरो में। तो इसका राइट आंसर अब आपको पता चल गया होगा। सुभाष, गोविंद, ठीक है, रंजना, सभी लोग राइट आंसर कर रहे हो। ठीक है, बाहर की बहुत आवाज आ रही है, ऐसा क्या है चेतना? सभी को भाई बाहर की बहुत आवाज आ रही है। हाँ है, बट बच्चे बाहर की आवाज को हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाइक वगैरह रोड पे चल रही, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों आ रहा। अच्छा रुको बच्चे, ये गलत हुआ है ना, 1 मिनट ऐसे रुक जाओ। इसमें क्या है कि हमें वॉइस बंद नहीं किया था और बच्चों का। अब देखो सही हुआ। अब सही हो गया होगा। मेरे यहाँ का आवाज नहीं था, किसी और अदर स्टूडेंट्स के यहाँ का आवाज था। चलो, बहुत अच्छा भाई चेतन ने आपने बताया, थैंक यू इसके लिए, क्योंकि डिस्टरबेंस तो हो रही होगी। तो भाई बताओ, इसका राइट आंसर आप लोगों ने बता दिया, हमें लग रहा है बहुत अच्छा, सी बताया है। तो एक सौ इसका क्या जाएगा? यॉर्क सैक इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि मीजोब्लास्टिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन यॉर्क सैक में 2 to 7 मंथ, ठीक है, 2 to 7 मंथ में आपके कहाँ पे? लीवर और स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन में, और उसके बाद में आपका किसमें? बोन मैरो में, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला आपका 6 नंबर का एमसीक्यू है भाई, और 6 नंबर का जो एमसीक्यू कह रहा है कि द बेसिक सबस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि आपके लिविंग, ऑल लिविंग थिंग यानी जितने भी आपके लिविंग थिंग है, जितने भी आपके जीवित जीव हैं, उनका जो बेसिक सबस्टेंस है वो आपका क्या है? सेल है, या फिर टिश्यू है, या फिर प्रोटोप्लाज्म प्लास्ट है, या फिर आपका क्या है? आर्गन है। देखो यहाँ पे गलतियां कुछ लोग करते हैं, ठीक है, आधी स्क्रीन नहीं दिख रहा है, पूरी स्क्रीन दिख रहा है भाई, देखो वो आ जाएगा, अभी आपकी नेटवर्क इशू है, ठीक है, इतना आधी स्क्रीन नहीं दिखेगा बच्चे, पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, बट आपके यहाँ नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे गलतियां कितने लोग कर दिए, कुछ लोग सी किए हैं, जैसे रंजना ने किया है सी, और अनुज ने सी किया है, और मनीष ने ए किया है, वीडियो ऑफ दीपा ने कहा है। क्या हुआ, वीडियो ऑफ हो गया क्या? देखो बच्चे, नेटवर्क का इशू रहता है, ये टीचमेंट एप्लीकेशन है, इसमें थोड़ा सा नेटवर्क जो है आपको स्ट्रांग करना होगा, तो ध्यान रखना, नेटवर्क अभी आपको स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो ये कह रहा है कि द बेसिक सबस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड, यानी कि आपकी लिविंग थिंग का जो बेसिक सबस्टेंस है वो क्या है? तो आपका क्या है? प्रोटोप्लास्ट है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक्चुअली में आपका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो होता क्या है, ठीक, प्रोटोप्लास्ट आपका होता क्या है, इसमें आपको समझना है, ठीक। प्रोटोप्लास्ट का मतलब जो हो जाता है यहाँ पे क्या, दिख लेना, प्रोटोप्लास्ट बराबर हो जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो आपका सेल है, इस सेल का साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस और प्लस सभी आपके ठीक है ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, इनको मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लास्ट बनता है, ठीक है, क्या बनता है? प्रोटोप्लास्ट बनता है। तो सभी लिविंग थिंग्स का जो ठीक है राइट आंसर यहाँ पे बनेगा प्रोटोप्लास्ट बनेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। देखो सेल आपका ठीक है, मान रहे हैं आपकी बातें, सेल आपका राइट आंसर है, बट अगर यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट रहेगा तो आपको प्रोटोप्लास्ट को प्रेफर करना होगा, क्योंकि ये सेल को भी तोड़ रहा है, इसको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को अगर मिलाते हैं तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और ऑल लिविंग थिंग्स का जो सबस्टेंस है, बेसिक सबस्टेंस है, वो आपका क्या है? प्रोटोप्लास्ट है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी और मटेरियल पाए जा रहे हैं, इसी की वजह से आपका क्या है? ये जो जीवन है वो आपका चल रहा है, ठीक है। उसी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे कह सकते हो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है,
और उसी वजह से आपकी जीवन चल रही है। तो जो बेसिक सबस्टेंस बनेगा वो आपका प्रोटोप्लास्ट रहेगा। अगर प्रोटोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप क्या करोगे, सेल लगाओगे। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, कमेंट करके बता दो। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट इसको हम धीरे धीरे फास्ट की तरफ बढ़ाएंगे। कमेंट करके बताओ कि अब समझ में आया कि आपके बेसिक सबस्टेंस क्या है ऑल लिविंग थिंग्स का। कमेंट कर दो जल्दी से। ठीक है गोविंद, समझ में आ गया। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो। हाँ, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इस तरह से भी कह सकते हो। ठीक है विशाल भाई, बस न्यूक्लियोप्लाज्म ना करके आप न्यूक्लियस ही डायरेक्ट कह दो, या न्यूक्लियोलस इसमें भी इंक्लूड है। तो ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म ये तो तरीका है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हमने बता दिया इसमें। अब जब साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म में आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स आ जा रहे होंगे, कवर हो रहे होंगे, तो ये टोटल आपका है। ठीक, तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना। और प्रोटोप्लास्ट से आपका टोटली सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से आपका क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना, इसमें हमने कुछ एक्सप्लेनेशन के रूप में रखा है। लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है पहले बता दो आप लोग। ठीक है, सॉरी इस तरह से ना पूछे, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, ग्लैंड ग्लैंड ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, बिल्कुल बच्चे, ठीक है, क्लियर है। लार्जेस्ट कह सकते हो क्या, लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है, लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है, बहुत अच्छा, लार्जेस्ट आर्गन स्किन है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे विशाल भाई। ठीक है उमा शंकर, स्किन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो स्किन आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक स्किन है, तो सबसे बड़ा अगर आपके शरीर में कोई भी अंग है, आर्गन है, तो वो आपका स्किन हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, चलो। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी है यहाँ पे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी हो जाएगी, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी हो जाएगी। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब एक्सो और इंडो की प्रक्रिया दोनों में हो रही है, मतलब एक ही ग्लैंड में, ठीक है, एक्सो और इंडो दोनों का काम हो रहा है, तो आपका कौन सा यहाँ पे ग्लैंड हो जाता है, तो पैनक्रियाज हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, लीवर सबसे आपका लार्जेस्ट कह सकते हो कि आपका ग्लैंड हो गया। ठीक, लार्जेस्ट आपका ग्लैंड हो गया, उसके बाद में पैनक्रियाज, ठीक है, हेट्रोक्राइन सिस्टम हो गया, मतलब कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो गया, आपको हमने बता दिया कि जो आपका सबसे लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है, तो आपका क्या हो जाता है, स्किन हो जाता है। ये भी बेसिक सा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, कॉपी में जरूर नोट करना, नहीं तो फिर विफल हो जाओगे, कुछ मजा नहीं आएगा क्लास के बाद। 7 नंबर, डेमोस्ट्रेट सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू बाई द एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। देखो हमने पहले प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेसिक प्रश्न रखे हैं, जो कि आप पहले इसको सॉल्व किए हो। धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी जो एमसीक्यू का लेवल है वो आपका बढ़ता जाए। ठीक, चलिए अब बताइए कि डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू बाय एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका टिश्यू है वो ओन एंजाइम के द्वारा, ठीक है, ओन एंजाइम के द्वारा, खुद के एंजाइम के द्वारा क्या हो जा रहा है, उसका डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, उसका डेथ हो जा रहा है, तो वो क्या होता है, उसको हम ऑटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया कहोगे या फिर कह सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो कॉपी में अपने लिखना, प्यूट्रिफिकेशन बराबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोजिशन, ऑटोलिसिस में लिखना कि टिश्यू का खुद के एंजाइम के द्वारा डिकम्पोजिशन, तो उसको हम ऑटोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, ऑटोलिसिस किस एंजाइम के द्वारा या फिर किस सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा आपका हो रहा है। ठीक है, अगर एंजाइम नहीं समझ पा रहे हो तो किस सेल के द्वारा आपका ऑटोलिसिस, सेल नहीं बच्चे, इसको कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है आपके ऑटोलिसिस के लिए। ठीक है, क्रोधनी ठीक है, क्रोधनी प्रधान और उमाशंकर, ठीक है, लाइसोसोम। तो इस तरह से आपको दिमाग में बैठा के रखना है सारी चीजों को। ठीक है, लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, वेपर ऑफ ऑस्मियम टेट्राक्साइड अफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वेपर ऑफ ऑस्मियम टेट्राक्साइड ये बात किसका कर रहा है, ऑस्मियम टेट्राक्साइड है क्या, तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये आपका क्या है, फिक्सेटिव है। ठीक है, क्या है आपका, फिक्सेटिव है भाई। अब ये कह रहा है कि ऑस्मियम टेट्राक्साइड का जो वेपर है वो आपके बॉडी के पार्ट पे क्या इफेक्ट डालता है, जब एज ए इसको फिक्सेटिव आप यूज करते हो। आइज पे आपकी इफेक्ट डालेगा, लंग्स पे डालेगा, या फिर आपका बोथ ए एंड बी।
तो देखो राइट आंसर बोथ ए एंड बी जाएगा। वैसे बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपकी इफेक्ट डालेगा आंखों पे, बट यहाँ पे राइट आंसर ए एंड बी, आपका आंख और लंग्स दोनों इफेक्टेड होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के केस में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी किसकी बात करेंगे भाई साहब, बात यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ ऐसे, हाँ बात अगर हम करें ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड तो किस प्रकार का फिक्सेटिव है ये आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, ठीक है, मतलब ऐसा करेगा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सेक्शन जो बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज किया जाता है ये आपका फिक्सेटिव। ठीक है, एक बात और इसमें खास होती है कि ये परमानेंट फिक्स कर देता है आपके फैट को। ठीक है, परमानेंट फिक्स द सॉरी द नहीं फिक्स फैट, ऐसे लिख लो। ठीक, तो क्या देखा आपने, देखा कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एक प्रकार का फिक्सेटिव है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सैंपल के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में ये आपके फैट को परमानेंटली फिक्स कर देता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम एज ए सेकेंडरी फिक्सेटिव यूज करते हैं। प्राइमरी जो होता है आपका ग्लूटरल एल्डिहाइड होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइमरी जो आपका फिक्सेटिव होता है वो आपका ग्लूटरी एल्डिहाइड, ठीक है, ग्लूटरल एल्डिहाइड, और सेकेंडरी के रूप में ऑस्मियम वाला हो जाता है। ठीक है, ऑस्मियम। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम ग्लूटरल एल्डिहाइड को प्राइमरी फिक्सेटिव के रूप में यूज कर लेते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी के रूप में हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को यूज करते हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और अगर सिंपली आपका फर्स्ट के रूप में यूज कर रहे हो तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादातर इस तरह से यूज होता है। ठीक है, चलो भाई, ठीक, तो परमानेंट फिक्स करता है आपके फैट को, इसको आपको ध्यान में रखना है। डिसएडवांटेज इसका यही है, इसका जो भाप होता है, वेपर होता है, वो हमारे आंखों और लंग्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है, 4% ग्लूटाल्डिहाइड 4 डिग्री सेल्सियस, 4 कहीं कहीं पे आपको 6 भी दिख जाएगा आदित्य भाई। ठीक है, 10% फार्मल सेलाइन इज यूज फॉर फॉलोइंग टिश्यू, यानी कि 10% फार्मल सेलाइन का उपयोग किस प्रकार के टिश्यू के लिए करते हो। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, ग्लूटाल्डिहाइड, 10% फार्मल सेलाइन, क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बस ध्यान दे देना, इसको समझ लेना। 10% फार्मल सेलाइन का यूज कहाँ कर रहे हो ये आपको बताना है। ठीक, तो 10% फार्मल सेलाइन का उपयोग आप देख लो कहाँ कहाँ पे करोगे। सबसे पहले तो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी करते हो, दूसरा आप क्या करते हो, दूसरा आप पोस्टमार्टम के लिए भी कर लेते हो। ठीक है, पोस्टमार्टम, ठीक है, मार्टम, पोस्टमार्टम के लिए भी कर देते हो। तीसरा आप म्यूजियम के लिए भी कर लेते हो। ठीक है, म्यूजियम फिक्सेशन के रूप में, तो ध्यान रखना। ठीक है, क्या हो गया आपका 10% फार्मेलिन का उपयोग कहाँ पे, पोस्टमार्टम के रूप में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और आपके म्यूजियम के फिक्सेटिव के लिए यूज किया जाता है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो कि ये आपका नॉर्मल फिक्सेटिव के रूप में इसको हम यूज करते हैं भाई। ठीक, चलो अगला आपका 10 नंबर का एमसीक्यू है, व्हिच फिक्सेटिव इज यूज फॉर सेक्शन कट बाय क्रायोस्टेट, यानी कि जब आप क्रायोस्टेट सेक्शनिंग कर रहे हो, क्रायोस्टेट मशीन के द्वारा या फिर माइक्रोटोम के द्वारा सेक्शनिंग कर रहे हो, तो किस प्रकार के फिक्सेटिव का उपयोग करते हो। ठीक, समझ में आ गया होगा। आपके माइक्रोटोम अलग अलग प्रकार के होते हैं। माइक्रोटोम ऐसा यंत्र हो जो कि आपके टिश्यू के कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। और जो माइक्रोटोमी शब्द है, ये जब हम कट करते हैं तो इस कट करने के प्रोसेस को माइक्रोटोमी कहते हैं। और माइक्रोटोमी के प्रक्रिया में हम कई प्रकार के माइक्रोटोम का उपयोग करते हैं। इसमें आपका एक पूछा गया है कि जो क्रायोस्टेट आपका कह सकते हो कि कटिंग मशीन है, माइक्रोटोम है, उसके लिए कौन सा फिक्सेटिव यहाँ पे यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपके हैं कोल्ड एसीटोन, बफर्ड थर्मल सेलाइन, एब्सोल्यूट, ठीक है, एथिल अल्कोहल, या फिर आपका फार्मलिन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, यानी कि कोल्ड एसीटोन का यहाँ पे हम लोग उपयोग कर लेते हैं भाई साहब। ठीक है, क्लियर हो गया होगा गोविंद, आदित्य, ठीक है, मनीष शर्मा, धर्मेश, सभी का राइट आंसर है। ठीक, अनुज कह रहे हैं कि फ्रोजन सेक्शन क्या होता है। फ्रोजन सेक्शन ऐसा होता है जिसमें ठंडा ठंडा सेक्शन होता है। ठीक है, फ्रोजन कटिंग का ही मतलब होता है, ठीक है, जिसमें कह सकते हो उसकी जो टेम्परेचर है वो एकदम से लो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रोजन सेक्शन कहते हैं भाई। ठीक, फ्रोजन का मतलब फ्रिज से ले लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अनुज भाई समझ में आया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज फॉर्मेलिटीहाइड डेवलप डिपॉजिट ऑफ व्हिच सॉल्यूशन, जाता है तो इसका डिपोजिशन
में या फिर जिसको मेथेनॉल मिल जाएगा पायरा फॉर्मेल्डिहाइड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख रहे हेलो हेलो हेलो, के बच्चे वॉइस अभी भी नहीं आ रही? हल्की आ रही होगी ना? हेलो, क्लियर है? तो स्लो वॉइस आ रहा होगा, कमेंट करके बताओ सभी को क्लियर है या नहीं। रंजना को क्लियर है, चेतना सभी को क्लियर। पता नहीं क्या इशू हो गया था भाई। चलो, साउंड चालू हो जाता है, हमने तो बंद किया साउंड अभी तो। चलो हो जाता है, फिर कल से सही कर देंगे उसको, मैं हमेशा के लिए म्यूट कर दूंगा ना। ठीक है, चलो भाई। तो हाँ भाई, अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया था 10 वाला। आगे बढ़ जाते हैं। 11 नंबर का एमसीक्यू है। ये क्या कह रहा है, इसको देखना है आपको। ये कह रहा है कि आफ्टर प्रोलॉन्गेड स्टोरेज फॉर्मेल्डिहाइड डेवलप डिपॉजिट ऑफ व्हिच सॉल्यूशन। यानी कह रहा है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आपने बहुत टाइम के लिए स्टोर कर दिया है तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड का डिपोजिशन होने लगता है, यानी कि वो टूटने लगता है। तो ये बताना है आपको कि किसमें टूटता है, मेथनॉल में या फिर पैराफॉर्मेल्डिहाइड में। तो देखो मेथेनॉल इसका राइट आंसर होगा नहीं, पैराफॉर्मेल्डिहाइड इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है भाई, चलो। ये 12 नंबर का एमसीक्यू आ गया, इंपॉर्टेंट इस तरह से है, आपका एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, हेड एंड सूसा इज यूज फॉर डॉट डॉट सेक्शन। ठीक है, हेड एंड हैंड सूसा जो आपका है, ये आपका किस प्रकार के सेक्शन के लिए स्टेनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। हेड एंड ठीक है, हेड एंड हैंड सूसा जो है आपका स्टेन, ये किस प्रकार के सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इपिथेलियल टिश्यू के लिए, फाइब्रस टिश्यू के लिए, कनेक्टिव टिश्यू के लिए, मस्कुलर टिश्यू के लिए, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगर बात आती है मस्कुलर टिश्यू के लिए, मस्कुलर देखो कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे टिश्यू होते हैं और इसके लिए अलग अलग स्टेनिंग बनाई गई है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर पूछ लेता है मस्कुलर टिश्यू के लिए कौन सा स्टेनिंग यूज करते हो, तब क्या बताओगे। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के लिए कौन सा यूज करते हो। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को डेमोस्ट्रेट करना है तो क्या करोगे। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट को डेमोस्ट्रेट करना पड़ जाए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अगर आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ जाए तो क्या कौन सा यहाँ पे स्टेनिंग करोगे। ठीक है, देखो एस जो जानते हो ना, पास स्टेन, कार्बोहाइड्रेट के लिए आप पास स्टेन कर लेना। ओके, और मस्कुलर टिश्यू के लिए आप क्या करोगे, मस्कुलर टिश्यू के लिए PTAH जान रहे हो ना, फास्फोटंगस्टिक, ठीक, एसिड हेमोटॉक्सिन जो होता है। ठीक है, PTAH, इसके लिए आप मस्कुलर टिश्यू के लिए आप PTAH यानी कि पैथ स्टेन का यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। फास्फोटंगस्टिक जो स्टेन है आप इसका यहाँ पे उपयोग कर सकते हो भाई। ठीक, तो हेड एंड सन सूसा जो है फाइब्रस टिश्यू के लिए, मस्कुलर टिश्यू के लिए पाथ, ठीक है, पैट या फिर PTAH, या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए पास स्टेन। इसी तरह से बहुत सारे स्टेनिंग के लिए बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू के लिए बहुत सारे स्टेनिंग है। PDF एक बार फिर से भेज दूंगा, उसको देखिएगा, घर पे इसको समझने की कोशिश करिएगा भाई। ठीक, चलो 13 नंबर के एमसीक्यू पे जाएंगे। बार बॉडीज आर अटैच टू न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्बर
सॉरी मेम्ब्रेन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बार बॉडीज आर अटैच टू द ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सेल, यानी कि जो आपका बार बॉडीज है वो आपके किस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किस प्रकार के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मतलब कि ये अटैच होता है, किस प्रकार का सेल है जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका बार बॉडी अटैच होता है। एक बार फिर से बताते हैं, कौन सा ऐसा सेल है जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें आपके बार बॉडीज अटैच होते हैं। रेड ब्लड सेल, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल सेल या फिर आपका कोई और। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो आपका राइट आंसर एपिथेलियल सेल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। तो देखा दूनी आंसर मत करा करिए। बार बॉडीज जो आपके अटैच होंगे वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपिथेलियल टाइप के टिश्यू टिश्यू या फिर कह सकते हो जो आपके सेल है वो होंगे जिससे आपके बार बॉडीज अटैच होगी। ठीक, अगला आपका यहाँ पे 14 नंबर का एमसीक्यू है, ऑर्गेनिज्म व्हिच आर बेनिफिशियल टू द होस्ट इज नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। व्हिच आर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म व्हिच आर बेनिफिशियल टू द होस्ट इज नोन एज, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट के लिए बेनिफिशियल है, होस्ट के लिए बेनिफिट करेगा, वो आपका क्या कहलाता है, इसको आपको समझना है। ठीक है, कॉमन सेल्स कहलाता है या फिर आपका वेक्टर, पैथोजेनिक या फिर आपका कैरियर। ठीक, समझना, यहाँ पे सभी पॉइंट्स आपके क्या हैं, समझने लायक है भाई साहब। देखिए जो कॉमनलिज्म होता है, ठीक है, या फिर कॉमन, ठीक है, कॉमन कॉमन सेल्स जो होते हैं या फिर कॉमनलिज्म उसको टर्म को बोलते हैं। और कॉमन सेल्स, कॉमन सेल्स में यही होता है कि एक पर्सन जो होता है वो बेनिफिट पाता है और एक पर्सन क्या करता है, आराम करता है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या कह रहे हैं। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। देखो, एक ऐसे लिख लेना। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ठीक है, मेटलिज्म लिखा है, कॉमनलिज्म लिखा है और आपका पैरासिटिज्म लिखा है। ठीक, तो देखो मेटलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों बेनिफिशियल रहते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया। मतलब क्या हुआ, जिसके भी, ठीक है, जो होस्ट होगा वो भी बेनिफिट पाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे लगा होगा या उसके साथ जो भी व्यवहार बना रहा होगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मैक्रो है, ठीक है, वो दोनों जब बेनिफिशियल हो, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो भी खुशी है और जो आपका होस्ट है वो भी खुश है, तो उसको हम ठीक है मेटलिज्म कहते हैं। कॉमनलिज्म में क्या होता है, एक बंदा खुश होता है और एक बंदा क्या कहता है, उसको कोई फायदा नहीं होता है, मतलब कि ना उसका घाटा है ना उसका फायदा है। ठीक, और जो पैरासिटिज्म होता है उसमें एक का तो फायदा होता है, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो फायदा होगा, लेकिन जो आपका क्या है, जो होस्ट है उसमें दिक्कत होगी, उसकी नुकसान लग रही होगी, तो उसको पैरासिटिज्म कहते हैं। तो आपको समझ में आया भाई, कमेंट करके बताओ। मेटलिज्म में, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ठीक है, मेटलिज्म में आपका होगा दोनों लोग को फायदा मिलेगा, कॉमनलिज्म में होगा कि एक लोगों को फायदा मिलेगा, और पैरासिटिज्म में होगा कि एक लोग को फायदा मिलेगा और एक लोगों का क्या होगा, नुकसान लगेगा। तो बताओ समझ में आया। और यहाँ पे पूछा है कि आपका जो है होस्ट बेनिफिट बेनिफिट पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कॉमन सेल्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, यानी कि ये वाला राइट आंसर यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। कमेंट करके बताओ। उसके बाद में यहाँ पे डिफरेंट समझना आपको कैरियर और फिर वेक्टर में। ठीक है, वेक्टर्स और कैरियर्स में आपको यहाँ पे डिफरेंट समझना है कि इसमें क्या डिफरेंट होता है दोनों में। एक बार कमेंट करो भाई कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट क्यों रुक जाता है, हमें लग रहा है। ठीक है गोविंद, आ रहा है तो ठीक। हमने समझाया कि मेटलिज्म में दोनों लोग को फायदा होगा, कॉमनलिज्म में केवल एक लोग को फायदा होगा, और पैरासिटिज्म में एक लोग को फायदा होगा एक लोग को नुकसान होगा। इसी तरह अपने कॉपी में बना लेना, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखो वेक्टर क्या होता है, ठीक, वेक्टर वो होते हैं, ध्यान देना बहुत अच्छी से, ठीक, वेक्टर वो होते हैं जो डिजीज को क्या कर रहे होते हैं, पर्सन टू पर्सन फैला रहे होते हैं। मान लीजिए कि एक इन्फेक्टेड बंदा है और इस बंदे से यहाँ तक डिजीज को पहुंचाना है, तो क्या करेगा, एक यहाँ पे वेक्टर काम करेगा। क्या काम करेगा, एक वेक्टर काम करेगा। ये क्या करेगा, इस पैथोजन को यहाँ पे लेगा, लेने के बाद फिर इस वाले बंदे में पहुंचा देगा, तो इसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि जो वेक्टर होता है ये कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर बीमारी नहीं जाती है, ये ध्यान रखना। मतलब ये क्या करेगा, ये पैथोजन को ले तो जाएगा लेकिन ये खुद इन्फेक्ट नहीं होगा, इसकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको कहेंगे वेक्टर। लेकिन कैरियर क्या होते हैं,
कैरियर ऐसे बंदे होते हैं या फिर ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर बीमारी तो होती है, ठीक, ध्यान देना, जिसके अंदर बीमारी तो होती है बट कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, और ये बंदा एक दूसरे से बीमारी को फैला सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, मान लीजिए कि कोई भी बंदा मैं ले लेता हूँ, ठीक, जैसे विशाल को हमने ले लिया है भाई, ठीक, विशाल को क्या है, कोई भी बीमारी है, ये बीमारी उनको शो नहीं हो रही, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, और ये कहाँ किसके पास गए, मान लीजिए ये धर्मेश के पास गए और धर्मेश के पास बीमारी छोड़ा है, धर्मेश के अंदर भी बीमारी फैल गई, ठीक। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है इन्फेक्टेड कैरियर होता है और साथ में दूसरे को इन्फेक्ट करता है, लेकिन वेक्टर इन्फेक्टेड नहीं होता है, लेकिन दूसरे को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट कर देना, ठीक। वेक्टर में क्या है, वेक्टर में आपका वो बंदा जो भी आपका वेक्टर है, चाहे वो आपका मक्खी है कुछ भी है, वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। जबकि कैरियर ऐसा बंदा है जिसके अंदर बीमारी तो है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है और वो बीमारी एक दूसरे में फैला सकता है, ठीक। तो कैपेबल है बीमारी फैलाने के लिए कौन, कैरियर्स भी और वेक्टर्स भी, पर वेक्टर्स के अंदर सिम्टम्स नहीं होंगे, कैरियर के अंदर सिम्टम्स होंगे। और पैथोजेनिक का मतलब क्या हो जाता है, पैथोजेनिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पैथोजन वो सबस्टेंस होते हैं जो बीमारी को फैला रहे होते हैं, ठीक है। पैथोजन वो सबस्टेंस हैं जो बीमारी को फैला रहे हैं और इसी को हम पैथोजेनिक कहते हैं, यानी कि पैथोजेनिक है बीमारी का ये कारक है, ठीक, समझ लेना। हाँ, हानिकारक, ठीक है। एक अगला प्रश्न है, ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, बस 15 नंबर के प्रश्न इनको देख लो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर आपके सभी पॉइंट सही हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, यानी कि HLA के हिसाब से सारे पॉइंट्स आपके सही हैं केवल एक को छोड़ के, ठीक है। ये कह रहा है कि HLA कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम राइट है, ठीक। क्लास सेकेंड प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ DR DQ DP, ठीक है, इसका ये भी राइट है, ठीक। ये कह रहा है कि HLA यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल आर रिस्पांसिबल फॉर मिक्स ल्यूकोसाइट रिएक्शन, तो नो भाई ये आपका क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसको छोड़ के और ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। ध्यान रखना आपके और सब सही है यहाँ पे, बस केवल सी नंबर का जो है वो आपका राइट नहीं है, ठीक। चलिए अगला आपका क्या है, अगला आपका यहाँ पे 16 नंबर का एमसीक्यू है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डॉट डॉट कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, यानी कि ग्राम स्टेनिंग के दौरान ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर के हो जाते हैं, वायलेट कलर के, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, या फिर आपके पिंक कलर के। तो सभी ने यहाँ पे राइट आंसर किया, वायलेट इज द राइट आंसर जाएगा। बात यहाँ पे ये समझनी है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कैसे डिफर है, ये आपको समझना है। क्यों डिफर है बताओ भाई। सौरभ का वॉइस आ रहा है, देख रहा हूँ भाई, ठीक है। हम नहीं आ रहा होगा कोई भाई, ठीक है, म्यूट हटाया मत करो, हम यहाँ से म्यूट कर दिए आप लोगों को। हाँ बिल्कुल संदीप भाई, ठीक है। कह सकते हो कि आपका जो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, उसके पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव के पास, लिख लेना कॉपी में सभी लोग, ठीक। ग्राम पॉजिटिव के पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकान का लेयर पाया जाएगा, जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन ग्लाइकोपेप्टाइडो, ठीक है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान का लेयर पाया जाएगा, ठीक, समझ लेना। थिक में क्या ज्यादा आपका मतलब, सॉरी, ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकॉन और ग्राम नेगेटिव में क्या रहेगा भाई, थिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्कवर किसने किया था ग्राम स्टेनिंग को, ग्राम निगेटिव, सॉरी, ग्राम स्टेनिंग को डिस्कवर किसने किया था, जल्दी जल्दी बताते चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ठीक है, हेंस क्रिश्चियन ग्राम, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने इसको डिस्कवर किया था। स्टेनिंग के स्टेप को ध्यान रखना, प्राइमरी स्टेन क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी स्टेन आपका क्रिस्टल वालेट हो जाता है, ठीक। और इसमें मॉर्डेंट कौन सा होता है, मॉर्डेंट पूछ लेता है, तो मॉर्डेंट आपका होता है ग्राम्स आयोडीन, कॉपी में नोट करना, ग्राम्स आयोडीन। डीक्लोराइजर क्या होता है, डीक्लोराइजर आपका एसीटोन या फिर एल्कोहल, ठीक है।
एसीटोन या फिर अल्कोहल। बस लास्ट पॉइंट जो बनता है वो आपका काउंटर स्टेन का, काउंटर स्टेन क्या होता है, सेफ्रानिन। ठीक है, कोई डाउट? नो। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट, सेकेंडरी आपका बनता है मॉर्डेंट का, मॉर्डेंट आपका ग्राम सायोडीन, डीकलराइजर आपका एसीटोन, और आपका जो काउंटर स्टेन होता है आपका क्या होता है, सेफ्रानिन होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे आते हैं। अगला आपका यहाँ पे 17 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि आपका भाई ये स्किन थोड़ा सा, चलिए 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि माइकोलिक एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, यानी कि माइकोलिक एसिड जो है आपके किस सेल वॉल पे प्रेजेंट होगा। माइकोलिक एसिड जो है आपके किसके सेल वॉल पे प्रेजेंट होगा, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, प्रोटियस। अच्छा आकाश थोड़ा फास्ट पढ़ाए, थोड़ा सा आज पहला दिन था इसलिए फास्ट नहीं पढ़ाए भाई, कल से फास्ट ही चलेंगे। ठीक है, चलो भाई फास्ट ही चलते हैं, थोड़ा सा सही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका ये जाएगा राइट आंसर क्या, माइकोबैक्टीरियम। ये तो सही है, सभी को पता होगा। यहाँ पे एक चीज ये आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, जो आपके एफ बी पॉजिटिव होते हैं या फिर कह सकते हो जो एसिड फास्ट होते हैं, एसिड फास्ट होते हैं, ठीक, जो एसिड फास्ट होते हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है, माइकोलिक एसिड पाया जाता है, ये सभी को पता हो गया। अब एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि एसिड फास्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट आपको ऑल जितने भी माइक्रोबैक्टीरियम है, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम है, ठीक, ऑल माइक्रोबैक्टीरियम हो जाएंगे आपके क्या, एसिड फास्ट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो आपके ठीक है, एक्टिनोमाइसिस जो पाए जाते हैं, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस, इसमें आपका नोकॉर्डिया आ रहा है, नोकॉर्डिया, ठीक, नोकॉर्डिया ध्यान रखना। चलो ठीक है, रुक गया है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे समझो, ठीक है, नोकॉर्डिया, ठीक है, नोकॉर्डिया और आपका ठीक है रोडोकोकस, ये आपका एक्टिनोमाइसिस में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, नोकॉर्डिया और आपका क्या, ठीक है, ठीक है रोडोकोकस, ये आपके क्या है, ये सब आपके एसिड फास्ट है, ये भी ध्यान रखना। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्पर्म होता है ना, अरे भाई क्या दिक्कत है, हेड ऑफ स्पर्म, ठीक है, तो हेड ऑफ स्पर्म भी क्या होता है, एसिड फास्ट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, ठीक। और बैक्टीरियल स्पोर भी क्या होते हैं, लगभग आपके क्या होते हैं, एसिड फास्ट होते हैं। सब कुछ याद करना, याद करना, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए, और नोकॉर्डिया और रोडोकोकस ये भी आपको याद होना चाहिए। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन, और लार्जेस्ट सेल कौन सा है ये भी बता दो संदीप भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 18 नंबर का एमसीक्यू है, इन किंगयॉन मेथड विच सोल्यूशन इज यूज एज काउंटर स्टेन, यानी कि किंगयॉन्स मेथड में काउंटर स्टेन के रूप में कौन सा स्टेनिंग करते हो, सॉरी कौन सा यहाँ पे सोल्यूशन यूज करते हो, ठीक है, ठीक है, किंगयॉन्स मेथड में आप कौन सा यहाँ पे काउंटर स्टेन में कौन सा सोल्यूशन यूज करोगे, ठीक है, किंगयॉन्स कार्बल फ्यूजन, मेलाकाइट, या फिर आपका मैथिलिन ब्लू, या फिर आपका बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखना यहाँ पे दोनों यूज कर लेते हो, मैथिलिन ग्रीन भी यूज कर लेते हो और मैथिलिन ब्लू भी यूज कर लेते हो। दोनों में फर्क क्या पड़ता है, जब आप मेलाकाइट ग्रीन यूज करोगे तो बैकग्राउंड आपका ग्रीन रहेगा, और मैथिलिन ब्लू यूज करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है आपका क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। क्लियर है भाई। तो किंगयॉन्स मेथड क्या है आपका, कह सकते हो कि जो आपका मॉडिफाइड है आपका ये स्टेन, जेडन स्टेन का मॉडिफाइड रूप है, ठीक, जेडन स्टेन का मॉडिफाइड रूप है किंगयॉन्स मेथड। इसमें क्या नहीं होता है भाई बताओ, कमेंट करके बताओ संदीप, क्या नहीं होता है, ये कैसे डिफर है आपके जेडन स्टेन से, ये जेडन स्टेन से कैसे डिफर है, जल्दी से बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बल फ्यूजन अलग है क्या, है तो किंगयॉन्स कार्बल फ्यूजन,
जल्दी से बताओ कोई। जेडन स्टेन हो गया, मॉडिफाइड जेडन स्टेन। तो जो मॉडिफाइड जेडन स्टेन है ना, उसी को हम किंगयॉन्स मेथड कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे मॉडिफाइड जेडन स्टेन में, तो उसमें क्या होता है, कोल्ड, इसको कहते हैं कोल्ड जेडन स्टेन, ठीक है, कोल्ड जेडन स्टेन। उसमें क्या करते हैं, जो कार्बन फ्यूजन के बाद हम स्टेप ग्रीन गर्म कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं, वेपर निकाल रहे होते हैं, वो स्टेप हम वहां पे फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा तो इतना ही कमेंट कर दो कि हाँ समझ में आ गया लाल। हाँ भाई संदीप, इसमें हीट फिक्स की जरूरत नहीं होती है। तो स्टेप याद कर लो, काउंटर सॉरी किंगयॉन्स मेथड, या फिर कह सकते हो जेडन स्टेन का जो स्टेप है, सबसे पहले कार्बन फ्यूजन लेते हो, जेडन स्टेन का बता रहा हूँ, कार्बन फ्यूजन लोगे, क्या करोगे उसमें, उसके बाद में आप हीट करोगे, ठीक, जब तक वेपर नहीं निकल आएगा तब तक क्या करोगे, आप उसको हीट करोगे। उसके बाद क्या करते हैं भाई, हाँ हम स्टक हो गए हैं, ठीक है सही कर लेंगे अभी, या कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है। हाँ वॉश करेंगे, वॉश तो ठीक है, वॉश नहीं, सीधा सीधा आप बताओ कि क्या क्या में जो ठीक है रेजेंट जो डाल रहे हैं, डिक्लोराइज करोगे, डिक्लोराइज करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप काउंटर स्टैंड डाल देते हो, ठीक है। हाँ चलो, डिक्लोराइजर में क्या यूज करते हो, H2SO4, इसकी भी परसेंटेज आपके अलग अलग है। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे क्या, इनके परसेंटेज वाले, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। 19 नंबर का आ जाओ, इन फॉन्टाना सिल्वर मेथड फॉर फ्लेजला, फ्लेजला अपेयर डॉट डॉट इन कलर, यानी कि फॉन्टाना सिल्वर मेथड में जो आपका फ्लेजला है, फ्लेजला किस कलर का अपेयर होता है, ब्लैक, रेड, लाइट ब्राउन, या फिर आपका पिंक। हाँ 25% है, किसके लिए, माइक्रोबैक्टीरियम के लिए, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए 25% यूज कर रहे हो। अलग अलग 1% आप अलग के लिए यूज करोगे, इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है भाई। कल बताऊंगा, जब आपका कल नहीं परसों जो आपका क्लास होगा उसमें बताऊंगा। तो फॉन्टाना सिल्वर मेथड में फ्लेजला किस कलर का दिखाई देगा, तो फ्लेजला जो है आपका लाइट ब्राउन कलर का दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। हाँ 1% ऑफ नॉक ऑडिया, ठीक है भाई, कल उसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चे। अगला आपका 20 नंबर का एमसीक्यू है, हु वाज डिस्कवर, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट बैक्टीरिया, यानी कि सबसे पहले किसने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया और फिर रिपोर्ट किया, लुइस पास्चर, ठीक है, लॉर्ड लिस्टर, या फिर आपका एंटोनी वन लीवेनहॉक, या फिर आपका रॉबर्ट कोच। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, सी द राइट आंसर जाएगा, एंटोनी वन लीवेनहॉक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, कमेंट करके बता सकते हो, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। लुइस पास्चर के कुछ काम याद कर लेना, तो आपको पास्चुराइजेशन सबसे पहले याद आएगा, ठीक है, पास्चुराइजेशन आपको आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, फर्मेंटेशन इन्होंने बताया, ठीक है, फर्मेंटेशन बताया, वैक्सीन की खोज की, तो ये आपके कुछ लुइस पास्चर के काम हो जाते हैं, ठीक है। वीडियो कहाँ रुका है भाई मेरे, सब तो लिख रहा है, ये देखो ये लिख दिया हमने, हम खुद रुके हुए हैं, ये हमारी दिक्कत है, ठीक है। तो लुइस पास्चर की कुछ काम होंगे, लॉर्ड लिस्टर के, लॉर्ड लिस्टर को क्या कहते हैं, लॉर्ड लिस्टर को हम कहते हैं एंटीसेप्टिक, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम रॉबर्ट कोच की बात करेंगे, तो रॉबर्ट कोच क्या भाई, बैक्टीरियोलॉजी कौन है बताओ, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। गोविंद का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है भाई, चलो बंद कर दिया फिर से, कल सही हो जाएगा भाई, आज माफी चाहते हैं इसके लिए, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच जाएगा, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आपका क्या जाएगा, रॉबर्ट कोच जाएगा। नए बच्चे भी ध्यान रखना, और अगर कोई डाउट रहेगा एक बार कमेंट करके पूछ लिया करना, ठीक है। चलो, और जो कंफ्यूज होते हैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में, करने का मतलब है कि उनको लगता है कि टाइम लग रहा है, भैया टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपका 25 के बाद एग्जाम होने वाला है, अगर आप टाइम अभी नहीं दोगे तो फिर समय आपका टाइम क्या करेगा, आपको टाइम नहीं देगा, ठीक है, वो जो समय आएगा वो आपको टाइम नहीं देगा, ठीक। चलो 21 का क्या है, हु वाज फर्स्ट टू मेक कल्चर ऑफ एंथ्रेक्स बैसिलस बाय इंक्यूबेशन ऑफ एट हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर है कि हु वाज फर्स्ट टू मेक कल्चर ऑफ एंथ्रेक्स बैसिलस,
यानी कि सबसे पहले किसने एंथ्रेक्स बैसिलस का कल्चर किया था या फिर बनाया था, इंक्यूबेशन एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर को यहाँ पे लेकर के या फिर इंक्यूबेट हाई टेम्परेचर पे करके किसने एंथ्रेक्स बैसिलस का कल्चर यहाँ पे किया। ठीक है, लॉर्ड लिस्टर या फिर उसके बाद में आपका रॉबर्ट कोच, कौन है यहाँ पे आपकी, या फिर हैंसन या फिर आपका लुइस पास्चर। तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी इज द राइट आंसर जाएगा, लुइस पास्चर इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लुइस पास्चर आपका राइट आंसर जाएगा। हाँ विशाल आराम से क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं, भागे नहीं रहे। ठीक है, चलो 22 नंबर का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्लूटेशन टेस्ट फॉर सेरोलॉजिकल सॉरी सेरो डायग्नोसिस फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्लूटेशन टेस्ट फॉर सेरो डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एक्सेप्ट। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्लूटेशन टेस्ट, यानी कि जितने भी आपके एग्लूटेशन टेस्ट लगे हुए हैं सभी का जो डायग्नोसिस है हम किसके लिए, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके हमको कॉज कर रहा है और उसके लिए हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये सेरो डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसके लिए हम एग्लूटेशन टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बताना है कि एक को छोड़कर, एक को छोड़कर आपको बताना है कि कौन कौन से हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एग्लूटेशन टेस्ट है। ठीक है, पाउल बर्नर, ठीक है बर्नर टेस्ट, ठीक है रोज वेलर टेस्ट, बेलफ्लिक्स रिएक्शन या फिर आपका विडाल टेस्ट। देखो भाई विडाल टाइफाइड के लिए, बेलफ्लिक्स आपका किसके लिए हो जाता है बताओ भाई, रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, लिख लेना रिकेट्सियल इन्फेक्शन, ये मत सोचना कि राइटिंग नहीं अच्छी तो क्या लिख दिए हैं, रिकेट्सियल इन्फेक्शन। ठीक है, पॉल बर्नर, ठीक है बर्नर किसके लिए किया जाता है भाई, ठीक है मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए, मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए। लेकिन रोज वालर टेस्ट जो है वो कह सकते हो, ठीक है अर्थराइटिस के लिए, रोमाटिक अर्थराइटिस के लिए हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आपका ये है, देखो सभी आपकी ये हिम एग्लूटेशन टेस्ट है, और रोज वाला टेस्ट जो आपका हिम एग्लूटेशन टेस्ट है, ध्यान रखना हिम एग्लूटेशन टेस्ट है। ठीक है, हाँ यशु थोड़ा सा क्लियर देखेंगे कल से, ठीक है भाई आज से नहीं, इसको थोड़ा सा हम बदल लेते हैं क्योंकि कई दिन बाद क्लास लिए है ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आज। तो रोजर वालर जो टेस्ट है आपका रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कर रहे हैं, इसीलिए ये इन्फेक्शियस डिजीज रही है, यानी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पे कॉज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। और ये तीनों जो है पॉल बर्नर टेस्ट, बेलफ्लिक्स विडाल, विडाल किसके लिए, टाइफाइड के लिए, बेलफ्लिक्स आप रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए, पॉल बर्नर आप किसके लिए, मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए। ठीक है भाई, चलो अगले पे आते हैं। हाँ अगला पे हमारा है 23 नंबर का, कंपाउंड विच हैव द सेम कंपोजिशन बट डिफर द, ठीक है सेप्टियल ठीक है एग्रीमेंट इज कॉल्ड। ये कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर से है प्रश्न। ये कह रहा है कि आपका जो सेम कंपोजिशन रहेगा बट उनका जो सेप्टियल अरेंजमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं। रोज किसके लिए करते हैं भाई, रोज भाई करते हैं हम आरएच फैक्टर के लिए। ठीक है, यानी कि ठीक है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, जो कि कह सकते हो ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें हम हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट कर रहे होते हैं। आरएच फैक्टर लिख लेना कॉपी है। तो बताओ भाई जो अरेंजमेंट जिसमें डिफर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम स्टोरियो आइसोमर्म कहते हैं। ठीक है, स्टोरियो आइसोमर्म कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर हमने भेजा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। सौरभ अपने यहाँ से खुद से भाई क्या कर लो, अपना यहाँ पे म्यूट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपस में सभी लोग म्यूट कर लोगे तो आज के लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 150 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिपिड क्या होता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल। ठीक है, तो क्या है लिपिड, क्या है एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल। इसी में हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है लिपिड में। ठीक है,
सारे पार्ट हमने बताए हैं। इस बार चार्ट जो है उसको देख लेना, जो चार्ट आपको मिली है, जो हमने आपको डिवीजन बताया कि किस किस भागों में ऑयल कब है, फैट कब है, बैक्स कब है, ठीक है, कंपाउंड आपका लिपिड क्या है, इन सभी के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक, अब बताओ भाई 24 नंबर का राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी इज द राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला आपका 25 नंबर का एमसीक्यू है। 25 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम व्हेयर द को एंजाइम इज अटैच्ड इज कॉल्ड। देखो ये कह रहा है कि जो प्रोटीन पोर्शन है आपके एंजाइम का, पहली बात आपको ये समझना है कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम व्हेयर द को एंजाइम इज अटैच्ड टू कॉल्ड। तो भैया प्रोटीन जो पार्ट होता है आपका क्या होता है, बताओ भाई? तो उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट क्या होता है? एपो एंजाइम होता है। इसमें होता क्या है, देखो एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम बराबर क्या बनता है? हेलो एंजाइम। ठीक, तो एपो एंजाइम और को एंजाइम दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, मान लीजिए ऐसे करके बना, और इसमें भी मैंने किसी और कलर को मिक्स कर दिया, कोई कलर नहीं आ रहा है तो ऐसे कर दो। मान लो ये आपका एपो एंजाइम और को एंजाइम दोनों यहाँ पे आपके मिल गए हैं, एक एपो एंजाइम है एक को एंजाइम है। उसके बाद में ये पूरा क्या बन जाता है? इसको हम हेलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, हेलो एंजाइम कहते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे आके सबस्ट्रेट यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पे आके लग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। जब भी इस तरह से प्रश्न आए कि एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट क्या होता है, एपो एंजाइम होता है, इसको आपको समझ के रखना है। हेलो एंजाइम कब बनेगा भाई संदीप? जब एपो एंजाइम और को एंजाइम आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद हेलो एंजाइम बनता है, और हेलो एंजाइम के बाद इस पे कोई सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। क्लियर हो गया होगा? चलो अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर का है। ये कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ को एंजाइम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच ग्रुप, यानी कि को एंजाइम का जो रिएक्शन है एपो एंजाइम के साथ किस ग्रुप के प्रेजेंस में होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फाड्रिल ग्रुप, या फिर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, या फिर आपका एमिनो ग्रुप। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, सल्फाड्रिल ग्रुप जब आपका आएगा तभी को एंजाइम आपका क्या करेगा? रिएक्शन करेगा मेरे लाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर का है। द पीएच एट विच एंजाइम एक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड। मैक्सिमम पीएच, मैक्सिमम पीएच, मिनिमम पीएच, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच, या फिर आपका बोथ ए एंड बी। कह रहा है कि द पीएच एट विच एंजाइम एक्शन इज मैक्सिमम का, ठीक है, यानी कि एंजाइम का एक्शन एक्शन जो है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है, तो वो टेम्परेचर क्या होता है? समझना बात को। ये कह रहा है कि एंजाइम एक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि एंजाइम का एक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा किस टेम्परेचर पे? तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। अनुज भाई आप राइट हो गए हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे जो एंजाइम का एक्शन है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर? चलो आगे आते हैं भाई। देखो आप लोगों की संख्या कम होती है, हमें पता है, आप लोग को एग्जाम नहीं पास करना है, इसीलिए ना। सबस्टेंस विच लोअर डाउन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा सबस्टेंस जो आपके एंजाइम के एक्शन को क्या करता है? उसके एक्शन को लोअर डाउन कर दे रहा है, यानी कि नीचा कर दे रहा है। ठीक, मान लीजिए कोई एंजाइम अपना काम कर रहा था, लेकिन वो सबस्टेंस आया, इसी वजह से आपका क्या हुआ? आपका जो एक्शन है आपके एंजाइम का वो क्या हो गया? डाउन हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आप सभी को पता चल गया होगा, इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं। ठीक, एक्टिवेटर क्या होता है? जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, वो एक्टिवेटर होता है। और एज ए सेम काम करता है आपका स्टूमुलेटर। ठीक, स्टूमुलेटर भी एज ए सेम काम करता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर का है। ये कह रहा है कि व्हिच इज द एनारोबिक फेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का कौन सा ऐसा फेज है जो कि एनारोबिक फेज है, यानी कि जहाँ पे आपके ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता वहां पे हो रही होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म का कौन सा स्टेज है जहाँ पे एनारोबिक फेज यहाँ पे हो रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस,
EMB यानी कि इमिडेंट, ठीक है, मायरहॉफ पाथवे, या फिर आपका बोथ ए एंड बी, या फिर आपका सेट्रिक एसिड साइकिल। तो सेट्रिक एसिड जो आपका साइकिल है वो आपका एरोबिक साइकिल कह सकते हो। ग्लाइकोलिसिस और आपका EMB दोनों क्या है, आपके एरोबिक फेज के कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके बताओ जितने लोग देख रहे हो कि आपको पॉइंट्स क्लियर है या नहीं क्लियर है बच्चा। ठीक है, इसका कितना सभी को क्लियर है। विशाल ठीक है भाई, क्लियर है। रितिका ठीक है, क्लियर है। देखो ग्लाइकोलिसिस में दोनों होता है, तो ठीक है, यहाँ पे पूछना है कि एनारोबिक फेज कौन सा है, और जब बोथ आ रहा है तो आप ग्लाइकोलिसिस को लगाओगे कि नहीं लगाओगे। एनारोबिक भी हो रहा है, एरोबिक भी हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे जो प्रश्न पूछा एनारोबिक फेज बताना है आपको, तो आपको लगाना दोनों है अनुज भाई। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है, टोटल लिपिड के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो, वो हमको वहीं भी बताना चाहिए था। टोटल लिपिड के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे। संदीप आगे प्रश्न है भाई, ठीक है, आपके जवाब का आगे प्रश्न है। टोटल लिपिड के लिए कौन सा मेथड करते हो बताओ भाई। एक हमने वाटसन मेथड बताया हुआ है, ठीक, और एक हमने जैक मेथड बताया हुआ है, ठीक है, जैक जिलेटकिन बताया है कि नहीं बताया है। ठीक, तो वाटसन मेथड इसको आप क्या कहते हो, ठीक है, लीवरमैन मेथड रिएक्शन भी कहते हो, लीवरमैन रिएक्शन, ठीक है, ये आपका, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होता है भाई, तो 140 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डीएल होता है, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, टोटल लिपिड की। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना ये मेथड याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। 30 नंबर के प्रश्न का जवाब दो। द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान नेट जो आपका, ठीक है, एटीपी का गेन होता है वो कितना होता है, 2, 4, 6 या फिर आपका 8। हाँ जवाब दे चुके हो भाई, तो आपका कितना हो जाएगा 8 एटीपी, ठीक। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपके, ठीक है, 8 एटीपी यहाँ पे गेन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। 31 नंबर का प्रश्न का जवाब देना है, व्हाट इज कॉज ऑफ कीटोसिस, यानी कि कीटोसिस क्या है। कीटोसिस क्या नहीं है, मतलब कि कॉज क्या है कीटोसिस का, तो उससे पहले आपको समझना होगा कि कीटोसिस है क्या, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि कीटोसिस का कॉज क्या है, किस वजह से कीटोसिस हो रहा है, और दूसरा आपको समझना है कि कीटोसिस है क्या। देखो कीटोसिस ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एनर्जी के रूप में सबसे पहले किसको लेते हैं, आप अपने एनर्जी में सबसे पहले कार्ब को लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, लेकिन किसी वजह से आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, या फिर बॉडी में कुछ ऐसा डिसफंक्शन हो गया जिससे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं लिया जा रहा है, तो एनर्जी लिया जाएगा आपके किससे, फैट से, ठीक, फैट से आपकी एनर्जी लिया जाएगा। और इस दौरान जब आपके फैट्स का यहाँ पे कह सकते हो कि कन्वर्जन होगा, तो कीटोन का निर्माण होगा, और वहां से आप क्या ले रहे होगे, एनर्जी ले रहे होगे, ठीक है, क्या ले रहे होगे, एनर्जी ले रहे होगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब हम फैट से एनर्जी ले रहे होते हैं, इस दौरान कीटोन का फॉर्मेशन होता है, कीटोसिस टर्म बनता है। काज क्या है, डायबिटिक मिलाइटर, ठीक है, मिलाइटस और आपके भूख दोनों के केस में, यानी कि स्टारवेशन और डायबिटिक मिलाइटस दोनों के केस में कीटोसिस का काज बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे बच्चा, सी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक। समझ में आ गया है कि नहीं। कीटोसिस हमने बताया कि जब कार्ब्स का उपयोग ना होकर एनर्जी के रूप में हम कार्ब ना लेकर फैट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में, सॉरी बच्चों सॉरी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये आपके किसमें, डायबिटिक मिलाइटस, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, इसके केस में आपका यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, एनर्जी टेकन फ्रॉम फैट, और जब फैट से एनर्जी लोगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा,
टर्म बनेगा कीटोसिस। ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे के एमसीक्यू दिख नहीं रहे होंगे आपको ना। चलो, अब आ गया आपका 23 नंबर का, सॉरी 32 नंबर का प्रश्न। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में जो सोमेटिक सेल, ह्यूमन बीइंग में कह सकते हो कि जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या कितनी होती है, बस इतना। तो 23 पेयर होती है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। और इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है बेसिक सा प्रश्न होता है और आपके एग्जाम में आ जाता है। अगला है आपका 33 नंबर का, इन व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ। यानी कि किस प्रकार के सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आपका हाफ हो जाता है। माइटोटिक सेल डिवीजन में, मियोसिस डिवीजन में, या फिर आपका दोनों में, या फिर आपके नन ऑप्शन। ठीक है, माइटोसिस या फिर मियोसिस, ये आपका दोनों ही हो गया है, मियोटिक और माइटोटिक। ठीक है, इस तरह से भी सही है, मियोसिस माइटोसिस दोनों भी हो सकता है। ठीक है, 33 का नंबर आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो भैया दोनों में कहां से हाफ हो जाएगा। ठीक है, मियोटिक सेल डिवीजन में आपका क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आपका हाफ हो जाता है। ध्यान देना, क्रांति बैच वाले अभी आप सेल बायोलॉजी नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी आपको पढ़ना है, तो परेशान मत होना, वहां पे मैं माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन दोनों पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे समझ लेना कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या हाफ होता है आपके मियोटिक सेल डिवीजन में। ठीक है भाई। 34 नंबर का प्रश्न है, कंट्रेक्टाइल टिश्यू इज नोन एज। यानी कि कंट्रेक्टाइल टिश्यू कौन होते हैं, हार्ट में पाया जाता है, मसल्स के जो टिश्यू होते हैं कंट्रेक्टाइल होते हैं, ब्लड के, या फिर आपका नन ऑप्शन। तो कंट्रेक्टाइल जो है आपके हार्ट में और यहाँ पे कह सकते हो मसल्स में आपके पाए जाते हैं कंट्रेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, कहाँ पे, आपके मसल्स में आपके कंट्रेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। और नॉन कंट्रेक्टाइल की बात करोगे, ठीक है, नॉन कंट्रेक्टाइल, नॉन कंट्रेक्टाइल की बात करोगे तो कहाँ कहाँ पे, जैसे ज्वाइंट कैप्सूल हो गया आपका, लिख लेना कॉपी में, ज्वाइंट कैप्सूल हो गया, उसके बाद में लिगामेंट हो गया आपका। ठीक है, लिगामेंट हो गया आपका, और आपके नर्व्स जो हो गए। ठीक है, नर्व्स, इनके जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कंट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ठीक है भाई, नॉन कंट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो कंट्रेक्टाइल टिश्यू आपके मसल्स में भी पाए जा रहे हैं, और आपका नॉन कंट्रेक्टाइल ज्वाइंट कैप्सूल, लिगामेंट और आपके नर्व्स वगैरह में भी होते हैं। ठीक है, चलो अगला 35 नंबर का एमसीक्यू है, व्हाट इज द एवरेज पीरियड ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स। यानी कि न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल जो डेवलपमेंट है उसका नॉर्मल पीरियड क्या होता है। नॉर्मली न्यूट्रोफिल्स का जो डेवलपमेंट है वो कितने दिनों में आपका हो जाता है, 4 डेज, 12 डेज, 36 डेज, या फिर आपका 28 डेज। तो 35 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो 12 डेज इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर जाएगा। सुभाष, गोविंद, संदीप सभी का क्या है, राइट आंसर है। न्यूट्रोफिल्स का जो डेवलपमेंट है एवरेज आपका 12 दिन में हो जाता है, 12 दिन में आपका यहाँ पे हो जाता है भाई साहब। ठीक है, 36 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है कि व्हिच ब्लड सेल परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू फैगोसाइटोसिस एंड सिक्रीट, ठीक है, प्रोलैक्टिक एंजाइम। यानी कि कौन सा आपका यहाँ पे सेल है, ठीक है, कौन सा ब्लड सेल है जो कि परफॉर्म करता है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, किसके द्वारा, फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा डिफेंस मैकेनिज्म को काज करेगा, और साथ में आपका यहाँ पे प्रोलैक्टिक एंजाइम को भी सिक्रीट करेगा। तो इस प्रकार के ब्लड सेल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, जब भी आपके फैगोसाइटोसिस की बात आए, डिफेंस मैकेनिज्म की बात आए, प्रेफर करना क्या, ल्यूकोसाइट्स को। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स क्या करता है ये भी बता दो आप लोग, इरिथ्रोसाइट्स क्या करता है ये भी आपको बता देना है यहीं पे। बिल्कुल, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और क्या करता है। तो ठीक है, O2 को समझ लेना, O2 के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, हाँ ठीक है गोविंद, O2 को ले जाएगा तो CO2 को तो लाएगा भी। ठीक है, चलो 37 नंबर का एमसीक्यू है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो परसेंटेज है वो कितना होता है।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का परसेंटेज कितना होता है? 6% ऑफ बॉडी वेट, 12% ऑफ बॉडी वेट, 18% ऑफ बॉडी वेट, या फिर आपका 24% ऑफ बॉडी वेट। तो 24% ऑफ बॉडी वेट आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है भाई साहब। तो 6 मत करना, ऑप्शन नंबर क्या कर देना 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ऑल कंपोजिशन, ठीक है, ऑल आर कंपोजिशन मसल्स, यानी कि सभी कंपोजिशन है आपके मसल्स के एक को छोड़ के। ठीक है, यानी कि मसल सभी से बना है केवल एक को छोड़कर। ठीक है, पेक्टिनस, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पी, ठीक है, अल्नेरिस, या फिर आपका बाइकेप्स फार्मेरिस, या फिर आपका फ्लेक्सर, ठीक है, ठीक है, डिक्टोमेरस, ठीक है, प्रोफाउंडस। तो किसको छोड़ के भाई इसका? ठीक है, सभी से मिलकर बना हुआ ये आपको बताना है। 38 नंबर का राइट आंसर बताना है, फ्लेक्सर कार्पी, ठीक है, को छोड़कर सभी से आपका जो है मसल्स आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इधर क्या जाएगा आपका राइट आंसर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना भाई जितने लोग गलतियां कर रहे हो। ठीक है सुभाष, चलो अगला है 39 नंबर का एमसीक्यू, डॉट डॉट नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर होता क्या है? पेस मेकर कह सकते हो, अगर हम आर्टिफिशियल पेस मेकर की बात करें तो एक प्रकार का यंत्र होता है, एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें हम हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि पल्स जनरेट को कहते हो, पल्स इम्पल्स, ठीक है, जो पल्स जनरेट होता है उसको करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, कह सकते हो कि जो पेस मेकर एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है आपके हार्ट में, और वहां से आपका हार्ट क्या करता है? कंट्रैक्टाइल करता है। ठीक है भाई, तो उसको क्या कहते हैं? एसए नोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। एसए नोड, एबी नोड, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके क्या है, कह सकते हो एज ए पेस मेकर ही काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो पर्टिकुलरली पेस मेकर की बात की गई है वो एसए नोड से होगा। ठीक है, पल्स इम्पल्स का काम जो है वो सभी कर रहे हैं। ठीक है, एबी नोड भी काम करेगा, एसए भी वहां पे आपका, ठीक है, जनरेट करेगा, बट एसए नोड को हम एज ए पेस मेकर प्रिफर करते हैं। 40 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड इन नॉर्मल इंडिविजुअल, यानी कि क्या नॉर्मल, ठीक है, ड्यूरेशन होता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट सॉरी फर्ट फर्ट निकल रहा है भाई, फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है भाई, क्या है ना कि प्यास ज्यादा लग चुकी है और 50 प्रश्नों को करते करते थोड़ा सा अंदर से थकान भी आ गया। ठीक है, अगली बार से थोड़ा सा पहले होगा और सिस्टमेटिक होगा। आज पहला दिन था, समझ में आ गया कि 50 प्रश्नों को कराने के लिए एनर्जी चाहिए भाई। ठीक है, चलो, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड इन नॉर्मल इंडिविजुअल, यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल में, ठीक है, जो पहला हार्ट साउंड होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? 0.5 सेकेंड, 0.10 सेकेंड, 0.12 सेकेंड, या फिर आपका 0.20 सेकेंड। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा इसका? 0.12, ठीक है, 0.12 सेकेंड, इसको 12 मत कहना, 0.12 सेकेंड आपका, ठीक है, ड्यूरेशन होता है, ध्यान रखना भाई। ठीक, इन ईसीजी या फिर आपका क्यूआरएसटी स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि ईसीजी और क्यूआरएसटी किसके स्टैंडर्ड है भाई? आर्टेरियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल एक्टिविटी, या फिर आपका वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए, या फिर आपका कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ईसीजी किसके स्टैंडर्ड है? आर्टेरियल कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल एक्टिविटी के लिए, या फिर आपका वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए, कार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। हो सकेगा तो मैं आज वेस्कुलर सिस्टम आपको भेज दूंगा, वहां पे आप लोग, ठीक है, ब्लड ब्लड पढ़ लेना, वहां पे हार्ट भी पढ़ लेना। ठीक है, और वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी जाएगा, वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। देखो सब लोग कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स सीधा राइट आंसर बनेगा। 42 नंबर का एमसीक्यू है, व्हिच फॉर्म ऑफ द हीमोफ्लेजिला, ठीक है, या फिर हीमोफ्लेजिलेट एक्स्ट्रासेलुलरली इन ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि कौन सा फॉर्म है आपके फ्लेजिला का? डायरेक्ट कह दो कौन सा आपका फ्लेजिला है। व्हिच फॉर्म ऑफ हीमोफ्लेजिलेट, ठीक है, कौन सा यहाँ पे हीमोफ्लेजिलेट है जो कि एक्स्ट्रासेलुलरली पाया जाता है आपके ब्लड और आपके लिम्फ में? कौन सा यहाँ पे फॉर्म पूछा गया है? ठीक है, एमेस्टिगोट फॉर्म, या फिर आपका प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है, एपीमेस्टिगोट फॉर्म, या फिर आपका टिप्नोमेस्टिगोट फॉर्म। कह सकते हो आपका पैरासाइटोलॉजी का एमसीक्यू बन रहा है यहाँ पे कि हीमोफ्लेजिलेट जो होते हैं वो आपके ब्लड और लिम्फ पे, ठीक है, कौन सा फॉर्म यहाँ पे पाया जाता है?
तो ट्रिप्नोमेस्टिकोइड फॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, सभी लोग गलतियां कर रहे हो, समझने की जरूरत है भाई। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, इसको तो सभी लोग बता ले जाओगे। 43 नंबर का एमसीक्यू है, व्हिच स्पीसीज ऑफ लिस्मेनिया कॉज कालाजार, यानी कि कौन सा स्पीसीज है, ठीक है, लिस्मेनिया का कौन सा स्पीसीज है जो कि काला आजार को कॉज कर रहा है। लिस्मेनिया डोनोवनी, लिस्मेनिया ट्रोपिका, लिस्मेनिया ब्रेजिलियनिस, ठीक है, ब्रेजिलियनिसिस, या फिर आपका लिस्मेनिया मैक्सिकाना। तो सभी लोग राइट आंसर अब कर रहे हो, सुभाष, रेणुका, निशा, ठीक है, गोविंद। लिस्मेनिया डोनोवनी कालाजार काज करता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर बनेगा बच्चा। ठीक है, आ जाए उसके बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, 50 प्रश्नों तक पहुंचने पहुंचते आज कंप्यूटर भी थोड़ा सा डाउन मार रहा है, कोई बात नहीं। 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन विच फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट द न्यूक्लियस अपेयर एज वन आर टू क्रोमेटिन डॉट अटैच टू द रिंग। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि इन विच फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट, यानी कि मलेरिया पैरासाइट का कौन सा फॉर्म है, ठीक है, जिसमें आपके जो न्यूक्लियर है वो अपेयर करता है क्रोमेटिन डॉट को। ठीक है, क्रोमेटिन डॉट को रखता है, कौन सा न्यूक्लियस है जो कि क्रोमेटिन डॉट को, एक से दो क्रोमेटिन डॉट को यहाँ पे रख रहा है। डॉट अटैच टू द रिंग, यानी कि क्रोमेटिन डॉट जो है अटैच हो जाता है आपके रिंग से, मतलब कुल मिला के कहना है कि क्रोमेटिन डॉट होगा विथ वहां पे रिंग होगा। ठीक है, तो बताइए भाई कि मलेरिया का कौन सा फॉर्म होगा जिसमें आपके जो है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होगा वो अपेयर करेगा 1 to 2 क्रोमेटिन डॉट, अटैच भी रहेगा आपके रिंग के साथ, ट्रोफोजोइट, गैमेटोसाइट्स, या फिर आपका, ठीक है, स्कोजॉइंट्स, या फिर आपका मीरोजॉइट्स। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताओ सभी लोग। सभी लोग सी आंसर कर रहे हो, कुछ लोग भाई इसका सी आंसर कर रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ट्रोफोजॉइट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए इज द राइट आंसर जाएगा। ध्यान देना, मलेरिया हमने पढ़ा दिया है, वहां पे आपको समझने की जरूरत है, उसमें हमने सभी स्टेजेस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, और साथ में हमने जो, ठीक है, करेक्टर बन रहे थे हाल एक मलेरिया के, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो ज्यादा आपको अगर समझना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार जरूर जाके उस लेक्चर को देख लेना। 45 नंबर का, डाटा इज द डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोनाइडी, यानी कि आपके टॉक्सोप्लाज्मा जो गोनाइडी है उसका डेफिनेटिव होस्ट आपका कौन सा है, ह्यूमन बीइंग है, या फिर आपके ऑप्शन जो भी आ रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक कैट है, या फिर कुछ और है। बिल्कुल कैट है। ठीक है, अनुज भाई कैट है, विशाल भाई कैट है, बट थोड़ा सा क्या दिक्कत है ना कि ये आ गया। ठीक है, तो डेफिनेटिव होस्ट क्या है, वो आपका जो टॉक्सोप्लाज्मा गोनाइडी का जो डेफिनेटिव होस्ट है वो आपका क्या है, डोमेस्टिक कैट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है भाई, चलो सुभाष भाई बिल्कुल। अगला आपका 46 नंबर का है, पैरासाइट विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि कौन सा पैरासाइट है जो कि आपके सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान वो फैलेगा, ट्रांसमिटेड होगा सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, कौन सा ऐसा पैरासाइट है। ठीक है, ट्रैकोमोनास वेजाइनलिस, ट्रैकोमोनास कुर्जी, लिस्मेनिया डोनोनी, इंटेरोमोनास होमोनिज्म। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगले प्रश्न पे आएंगे। 47 नंबर का, प्रोटोजोआ बिलोंग टू डॉट डॉट किंगडम, प्रोटोजोआ किससे बिलोंग करता है, तो ध्यान देना, मोनेरा में आपके क्या जाते हैं, मोनेरा में आपके बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा में आपके क्या जाते हैं, अमीबा वगैरह आ जाते हैं, और अमीबा रिलेट करेगा आपके प्रोटोजोआ से, तो यहाँ पे लिख देना प्रोटिस्ट। ठीक है, ये विटेकर की जो किंगडम है, 5 किंगडम, ठीक है, विटेकर की जो 5 किंगडम है उससे लिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, इस तरह से ये प्लांटी, उसके बाद में एनेमिलिया और फंजाई। ठीक है, हाँ प्रोटिस्टा बिल्कुल राइट आंसर। एनीमिलिया में हम लोग आ रहे हैं, प्रोप्लांटी में प्लांट आएंगे, प्रोटिस्टा में आपके जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो आ जाएंगे, मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो 4 हो गया, एक आपका फंगस बनता था। ठीक है, फंजी में आपके फंगस आ जाएंगे। ठीक है,
एक मिनट भाई वेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा सभी प्रश्न हो जाए तो आप लोग जाना, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है तो कोई बात नहीं, दिक्कत को हम लोग मैनेज करेंगे। अगला आपका 48 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन स्टूल इन अमेबिक डिसेंट्रिक एक्सेप्ट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर सीन इन स्टूल इन अमेबिक डिसेंट्री, यानी कि अमेबिक डिसेंट्री की केस में आपके स्टूल में सभी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे केवल एक को छोड़ के। एक को छोड़ के अमेबिक डिसेंट्री के केस में आपके स्टूल में सभी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे केवल एक को छोड़कर। आरबीसी की क्लम्पिंग होगी तो भाई होगी, ठीक है। चारकोट लेंडन क्रिस्टल का बनेगा तो बनेगा, ठीक है। और कह सकते हो कि आपका काइनेटिक बॉडीज दिखाई देंगे तो दिखाई देंगे, बस घोस्ट सेल आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बनेगा, ठीक है प्रशांत भाई, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर बनेगा, ठीक है। और ठीक है, कारकॉट लेडन क्रिस्टल आपके दिखाई देंगे, आरबीसी क्लम्पिंग वहां पे होगी, बट घोस्ट सेल जो है वो आपको दिखाई नहीं देते हैं अमीबिक डिसेंट्री के केस में बच्चा, ठीक है। अगला आपका 49 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, डायग्नोस्टिक टाइटर ऑफ इनडायरेक्ट हिम एग्लूटेशन टेस्ट इन हेप्टिक एमेबियासिस इज। तो कह रहा है कि जो आपका हेप्टिक एमेबियासिस है, इसमें अगर आप हिम एग्लूटेशन टेस्ट करवा रहे हो, कौन सा, वो भी इनडायरेक्ट हिम एग्लूटेशन टेस्ट करा रहे हो, तो डायग्नोसिस के लिए कौन सा टाइटर इंपॉर्टेंट है, तो 1:16 है, उसके बाद में आपका 1:32 है, और 1:62 आर फिर मोर है, तो सी इज द राइट आंसर बनेगा, क्योंकि यही आपका क्या बनेगा, आपका डायग्नोस्टिक टाइटर बनेगा, यानी कि यहीं से आप डायग्नोस यहाँ पे कर सकते हो, यहीं से आपको हेपेटिक एमेबियासिस पॉजिटिव दिखाई देंगे, ठीक है भैया। अगला 50 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, टेस्ट विथ हाई स्पेसिफिक फॉर सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस के लिए जो हाई स्पेसिफिक टेस्ट है वो आपका कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इसके लिए कौन सा राइट आंसर बनेगा, सिफिलिस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होगा। तो देखो भैया, देखो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा, अच्छा बीडीआरएल होता तो होता, चलो मान लीजिए इसमें मैं बीडीआरएल लगा दिया, तो क्या ये होगा। एक ऑप्शन हमने बता दिया डी, तो क्या डी ऑप्शन सही जाएगा, बीडीआरएल, किसने बताया, नहीं, ठीक है। और लोग क्या कह रहे हो। नो, ठीक है, देखो भाई बीडीआरएल जो है ना, वो क्या है आपका, कह सकते हो नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, सिफिलिस के लिए, या फिर इसको बोलते हैं नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट, हमने बताया था ना जब क्लास हमने दिया है, तो नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट बताया था, ठीक। तो बीडीआरएल क्या है, पर्टिकुलरली सिफिलिस के लिए नहीं काम कर रहा है, ठीक। वहां पे आपका होस्ट के जो आपके अलग प्रकार के प्रोटीन्स है, या फिर कह सकते हो कि लिपोडाइल जो होते हैं, ठीक है, हमने बताया था एक टर्म, ये इसको वहां पे डिटेक्शन होता है, और इसके लिए जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टेस्ट होगा, एफटीए एबीएस टेस्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल, ठीक है, ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या बताया हमने, फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, स्पेसिफिक है, हाई स्पेसिफिक टेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए इज द राइट आंसर जाएगा। कभी भी अगर इस ऑप्शन में मान लीजिए बीडीआरएल ही लिखा होता बच्चा, तो बीडीआरएल मत लगाना, बीडीआरएल सिफिलिस के लिए हाई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने आज कितने एमसीक्यू किए, 50 एमसीक्यू किसी तरह से सॉल्व किए, ठीक है। थोड़ा सा कह सकते हो डिस्टर्बेंस भी हुआ, और 50 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहला दिन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो इसी स्पीड को हम लोग को बढ़ाना होगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो नेक्स्ट डे जो आपकी क्लासेस होगी उसमें बेहतरीन तरीके से जो भी कमियां रह गई हैं इस बार, वो आपकी दूर होके मिलेंगी आप लोग को। तो एक बार कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, समझ में आया है या नहीं आया है, एक बार कमेंट कर दो।